देखिए, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि ऑडिट रिपोर्ट का पूरा फॉर्मेट लॉ के अंदर दिया होता है, जैसे टैक्स ऑडिट में पूरा फॉर्मेट लॉ के अंदर दिया है। हो सकता है ऐसा, तो इसमें क्या करेंगे? डेफिनेटली, अगर लॉ का फॉर्मेट है तो लॉ ओवरराइड स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, हमको तो वही फॉलो करना पड़ेगा, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। क्या लेकिन उस ऑडिट रिपोर्ट में हम लिखेंगे कि हमने ऑडिट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से, क्या लिखेंगे ऐसा कि ये ऑडिट रिपोर्ट एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, पूरा ऑडिट एसएस के हिसाब से? अगर बेसिक एलिमेंट्स पूरे कवर होते हैं, टाइटल से लेके आखिरी तक, अगर बेसिक एलिमेंट्स पूरे कवर होते हैं, टेम्पररी एलिमेंट्स छोड़ दो, गोइंग कंसर्न और की ऑडिट मैटर, अगर होते हैं तो उसका रेफरेंस देंगे, नहीं होते तो नहीं देंगे। जैसे इंडिया में टैक्स ऑडिट में बेसिक जो रिपोर्ट है लॉ के अंदर दी है, उसमें मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन ही नहीं है, तो वहां पे हम स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का कहीं पर भी रेफरेंस नहीं देते। वी डोंट गिव रेफरेंस टू स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, नो। ये ऑडिट रिपोर्ट और सर्टिफिकेट में क्या फर्क होता है? देखिए, जब हम लोग पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करते हैं, ठीक है, उसके लिए हम प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं, उसके लिए एविडेंस जमा करते हैं, उसको स्टडी करके हम पूरे फाइनेंशियल स्टेट जजमेंट लगाकर, बहुत सारा जजमेंट लगाकर जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देते हैं, तो उस डॉक्यूमेंट को हम लोग रिपोर्ट बोलते हैं। जब हम लोग लिमिटेड जानकारी चेक करते हैं, जैसे सिर्फ एक्सपोर्ट चेक किया, सिर्फ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन चेक किया, सिर्फ टैक्स पेमेंट्स चेक किए, सिर्फ टर्नओवर चेक किया, और चेकिंग करके पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, बिना किसी डाउट के, बिना किसी जजमेंट के, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वी वेरीफाई एक्यूरेसी ऑफ द फैक्ट्स, फैक्ट्स की एक्यूरेसी हम चेक करते, कमेंट करते उसके ऊपर, ठीक है, तो फिर हम लोग उसको सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो बेसिकली दो, ठीक है, दोनों में प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं, दोनों में एविडेंस इकट्ठा करते हैं, लेकिन एक में जजमेंट इन्वॉल्व है, एक में नहीं है। एक पे ओपिनियन देते हैं, एक में एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट्स पे हम लोग कमेंट करते हैं, वी वाउच एक्यूरेसी। दोनों भी एविडेंस बेस्ड है, दोनों फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है, लेकिन एक में ओपिनियन दिया जा रहा है, एक में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक्यूरेसी पे कमेंट करते हैं। अगर हम बात करते हैं रिपोर्टिंग टू शेयर होल्डर्स, देखिए सेक्शन 140 सबसेक्शन 2 बोलता है कि शेयर होल्डर्स की रिपोर्ट बनाइए। एसएस 700 बोलता है शेयर होल्डर्स की आप ऑडिट रिपोर्ट बनाइए, कैसे बनाइए, पूरे डिटेल्स दिए हुए हैं। सेक्शन 143 की रिक्वायरमेंट ऑडिट रिपोर्ट बनाने की, और उसको बनाते हैं हम एसएस 700 के हिसाब से। और उसमें क्या बातें लिखना एसएस 700 और लॉ में लिखा है, उसको दोनों को यूज करके पब्लिक एट लार्ज को देते हैं, ये पूरी रिपोर्ट अवेलेबल होती है। ऐसे 260 और स्टैंडर्ड्स, अलग अलग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं कि आपने टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेशन करना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए, सवाल जवाब करनी चाहिए, इंक्वायरी करनी चाहिए। ऐसे 260 में मेजर लिखा है, बाकी स्टैंडर्ड्स में भी लिखा है। ये जो उनको कम्युनिकेशन हम लोग करते हैं, ये ऐसे 260 के अंदर उसकी सारी बातें दी है, अलग अलग स्टैंडर्ड्स में बातें लिखी है। ये कम्युनिकेशन एक कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन होता है, इंटरनल कम्युनिकेशन होता है, बाहर नहीं आता है। तो अगर आप समझेंगे तो एक कम्युनिकेशन पब्लिक डॉक्यूमेंट है, एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, एक शेयर होल्डर्स के लिए, टीसीडब्ल्यूजी के लिए, एक में हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन दे रहे हैं, एक में हम बहुत सारी डिफरेंट चर्चाएं करते हैं जो हमको ऑडिट में हेल्प करता है। देखिए, अगर ऑडिट रिपोर्ट बनानी है तो आपको पहले ओपिनियन बनाना पड़ेगा। ऑडिट रिपोर्ट, अगर आपको ऑडिट रिपोर्ट बनानी है तो पहले आपको ओपिनियन बनाना पड़ेगा, फिर ओपिनियन को आप लिखोगे ना। क्या ओपिनियन बनाना पड़ता है? सोसाइटी बोलती है बताओ यार कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रेमवर्क के हिसाब से है क्या एप्लीकेबल। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव बताना वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एएस, इंड एस, आईएफआरएस, जो भी है। और अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है तो एक कदम आगे जाकर बताना पड़ता है वेदर इट इज एज पर फेयर, वेदर इट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू। कैसे ओपन फ्रेम करें? सभी मटेरियल आइटम्स को जाकर ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करनी पड़ेगी कि उसमें कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स तो नहीं, आर दे फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, ठीक है। और ये जो कंक्लूजन है ये रीजनेबल अश्योरेंस से बताना पड़ता है, हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस में। भाई क्या ओपिनियन बनाना है वो बताया। बनाने के लिए हमको मटेरियल आइटम्स को चेक करना पड़ेगा, आर दे फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, रीजनेबल अश्योरेंस से पता करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको सभी आइटम्स के लिए, मटेरियल आइटम्स के लिए आपको ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा। सभी मटेरियल आइटम्स के ऊपर ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करिए, एविडेंस ऑब्टेन करिए। एविडेंस के बेसिस पे आपको कंक्लूड करना पड़ेगा कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स है कि नहीं, इंडिविजुअली और अग्रीगेट। और मिसस्टेटमेंट निकालने के बाद, मिसस्टेटमेंट आपको है कि नहीं पता लगाना पड़ेगा। अगर मिसस्टेटमेंट मिलता है आपको, तो आपको देखना पड़ेगा क्वांटिटी ऑफ मिसस्टेटमेंट क्या है, और उसकी, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने की क्वालिटी क्या है। क्वालिटी मतलब आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट कितने सारे, कितने लोग हैं, कितने नॉलेजेबल है, कितना सोच समझ के ध्यान देकर बनाते हैं, सॉफ्टवेयर कैसे है, कितने केयरफुली चीजों को बनाते हैं, क्वालिटी। क्वांटिटी ऑफ मिसस्टेटमेंट और क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन दोनों सबको ध्यान में रख के अल्टीमेट कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ता है। तो क्या ओपिनियन ड्रॉ करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, और कंक्लूजन्स कैसे बनते हैं अगर फॉर्मिंग ओपिनियन पे क्वेश्चन आता है तो। स्पेसिफिक इवैल्यूएशन, ये बहुत फेमस क्वेश्चन रहा है कि भाई अगर आपको ओपिनियन देना है ना, तो उसके पहले कुछ स्पेसिफिक बातें तो ऑडिटर ने चेक करनी ही करनी चाहिए। मास्टर पॉइंट्स चेक करने चाहिए। कौन से मास्टर पॉइंट? पहले
मटेरियल जो बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स है, अमेलगमेशन, गुडविल राइट ऑफ, मटेरियल जो आइटम्स है, मटेरियल आइटम्स आर दे प्रॉपरली अकाउंटेड एंड डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ताकि सभी लोगों को समझ में आए ये मटेरियल आइटम्स से इसका ये इफेक्ट था। मटेरियल आइटम्स को तो अच्छे से चेक करना चाहिए आपने। फिर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कंप्लाई हुआ ना, कंसिस्टेंटली कंप्लाई हुआ है ना, पॉलिसी उसके हिसाब से ना कंसिस्टेंटली अप्लाई कर रहे हैं, पॉलिसी उसके हिसाब से, चेंजेस को बराबर बता रहे हैं। एज फॉर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज को नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज किया ना, ताकि लोग पढ़ सके अच्छा ऐसे की अकाउंटिंग और दूसरों से कंपेयर कर सके। जो टर्मिनोलॉजीज यूज हुई है, बैलेंस शीट की टर्मिनोलॉजीज, उसकी टर्मिनोलॉजीज, पीएनएल की, कैश फ्लो स्टेटमेंट की, नोट्स टू अकाउंट्स में, वो टर्मिनोलॉजीज कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए, वो एकदम सही जानकारी देनी चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए। प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड में टर्मिनोलॉजीज बहुत बदल जाती है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री में टर्मिनोलॉजीज बदल जाती है, इधर की उधर यूज करोगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे लोग। फिर एस्टिमेट्स जो होते हैं वो रीजनेबल रियलिस्टिक होने चाहिए, मतलब ऐसा नहीं अजीबोगरीब हाइपोथेटिकल एस्टिमेट्स बनाए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बने वो इन्वेस्टर्स के लिए रिलेवेंट जानकारी दे, रिलायबल हो, कंपेरेबल हो, अंडरस्टैंडेबल हो।